अगला सवाल लिखो। एक रॉड है जो कांस्टेंट ओमेगा से रोटेट कर रही है। एक रॉड है जो कांस्टेंट ओमेगा से रोटेट कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, और हमने मान लिया रॉड, इस पॉइंट को नाम ले लो आप H, ठीक है। रॉड की लेंथ ले लो L, मतलब हिंज है यहाँ पे। रॉड रोटेट्स एट कांस्टेंट ओमेगा, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो हमने मान लिया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उस इलेक्ट्रॉन्स पर, उसका इलेक्ट्रॉन्स का मास होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स पर क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, ठीक है। रॉड रोटेट कांस्टेंट ओमेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स acts on electron and EMF is induced। क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स सब एक ही तरफ जाके जमा हो जाएंगे, तो एक तरफ पॉजिटिव बनेगा, एक तरफ नेगेटिव बनेगा। उसमें क्या हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो हमें फाइंड करना है कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। यस सर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट्स ऑन इलेक्ट्रॉन एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। फाइंड ईएमएफ इंड्यूस अक्रॉस द रॉड। across the rods, mass of electron आप ले लो m, and charge on electron कितना लेते हैं हम लोग, E लेते हैं ना। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है E और मास है आपका m। तो बताओ H, और इस पॉइंट को नाम दे दो कुछ भी, S दे दो। H और S के बीच में कितना EMF इंड्यूस होगा। कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन्स पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव करेंगे, फिर इस तरफ आएंगे, इस तरफ आएंगे। अगर मास है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगता है, अवे फ्रॉम द सेंटर, तो सारे इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो यहां पर आकर एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इस वाले पॉइंट पर पॉजिटिव। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा वो बताना हम लोगों को। आई बात समझ में, कैसे करेंगे बेटा, ठीक है। कैसे करेंगे हम लोग, यहां से जाएंगे कितनी दूरी पर, सेंटर से जाओ आप x दूरी पर। एक्चुअल में क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन सारे यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहे हैं और पॉजिटिव चार्ज, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया है यहाँ से पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स पे अपोजिट में फोर्स लगता है। तो इलेक्ट्रॉन्स कब तक मूव करते रहेंगे, क्या सभी इलेक्ट्रॉन्स इधर आके एक्यूमुलेट हो जाएंगे, नहीं। सभी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आके एक्यूमुलेट नहीं होंगे, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन्स पर इधर की तरफ तो लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट इज Fc बोल देता हूं मैं, और इस तरफ लगेगा क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज Fe। तो जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों बराबर हो जाएंगे, तब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट बंद हो जाएगा, ठीक है। यस सर। तो x दूरी पे जाके आपने छोटा सा एलिमेंट लिया dx, ठीक है। x दूरी पे जाके छोटा सा एलिमेंट लिया आपने, dx एलिमेंट लिया। अब इस dx एलिमेंट में क्या देखेंगे हम लोग,
इस dx एलिमेंट में क्या करेंगे अब? इलेक्ट्रोस्टैटिक और सेंट्रीफ्यूगल को इक्वल हाँ। करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe इक्वल टू मैंने कर दिया FC। Fe कितना होगा? दैट इज E इंटू E मैग्नीट्यूड में। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता नहीं चली हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसकी वैल्यू निकालेंगे हम लोग। FC कितना होगा? M ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स दूरी पर है, ठीक है। एम वी स्क्वायर बाई आर होता है, या फिर एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। यहां से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लोगे, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स इन बाय ई। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाए तो आप किसी भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो। यस सर। E इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर, सुना था आपने कभी? हाँ। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V इक्वल टू स्मॉल dv लिखते हैं हम लोग, कि इस dx, ये जो एलिमेंट लिया मैंने dx, इस dx के अक्रॉस कितना ईएमएफ जनरेट हो रहा है या कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो dv इक्वल टू हो जाएगा E डॉट ds। और अगर मुझे पूरी रॉड के लिए निकालना है तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो dv की Yes, जगह sir. आ जाएगा डेल्टा v, E की वैल्यू पुट कर दो इधर, m ओमेगा स्क्वायर x बाय E इंटू डी एक्स। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे इसको हम लोग? पूरी रॉड की लेंथ लेनी है 0 से लेके L तक। x कहां से लिया है? तो 0 से लेके L तक इसको इंटीग्रेट करेंगे। x dx का इंटीग्रेशन कितना आता है बेटा? x स्क्वायर बाई 2। हाँ। x की जगह L पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? m ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बाई 2e। आया समझ में? हाँ जी, ठीक है सर, आ गया। ठीक है, तो ये किसी मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट नहीं कर रहा है। यहाँ पर हमने एज्यूम करा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रहा है। चलो क्वेश्चन देखो अब। क्वेश्चन नहीं मतलब वो थ्योरी भी है आपका, इसको क्वेश्चन की मदद से लेते हैं हम लोग। करा भी होगा आप लोगों ने। ठीक है, इस तरह से कॉइल है, इसको ओमेगा वेलोसिटी से घुमा रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक, ये एक्सिस है इसकी, P और Q इसकी एक्सिस हो गई। ओमेगा वेलोसिटी से घूम रहा है ये। और हमको क्या गिवन है? जो ये कॉइल है ये कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है, अच्छा इस कॉइल में कितने भी लूप हो सकते हैं। तो हमको हाँ। गिवन है कि इसका जो लूप है, नंबर ऑफ टर्न्स है, वो है n नंबर ऑफ टर्न्स है। और इसका जो एरिया है लूप का, वो a मान लिया, दैट इज एरिया ऑफ लूप। ए हमने मान लिया एरिया ऑफ लूप, ठीक, या एरिया ऑफ कॉइल। हमें फाइंड करना है फ्लक्स एंड ईएमएफ इंड्यूस इन कॉइल एट एनी टाइम t। coil rotates at constant omega. Coil rotates at constant omega. Find flux and EMF induced. Find flux and EMF induced at any time t. अभी मान लो स्टार्ट हो रहा है, ये घूमना, रोटेट होना स्टार्ट हो रहा है, तो हमें किसी t टाइम पर कितना फ्लक्स में चेंज आएगा, फ्लक्स कितना होगा, और हमें बताना है
कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो कैसे करेंगे हम लोग? तो देखो किसी भी थीटा टाइम पर, एट टी इक्वल टू टी टाइम पर कितना एंगल रोटेट कर जाएगा? थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, ये पता है आपको? हाँ किसी भी टाइम टी पर कितना एंगल होगा? थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। फ्लक्स हाँ इक्वल टू क्या होता है? फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। हाँ वो तो एक कॉइल के लिए, अगर एन कॉइल हो तो एन बी ए कॉस थीटा। थीटा की जगह हाँ ओमेगा टी डाल सकता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा? एन बी ए कॉस ओमेगा टी। और ईएमएफ इंड्यूस क्या होता है आपका? अच्छा, फाई की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी? फाई मैक्स आपका कितना हो सकता है? कॉस की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 1 से ज्यादा नहीं हो सकती हाँ कॉस की वैल्यू। तो फाई मैक्स आपका कितना हो सकता है? मैक्स टू मैक्स जो NBA फ्लक्स होगा वो एन बी हो सकता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। फाई मैक्सिमम आपका एन बी हो सकता है। और हमको निकालना है कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस इक्वल टू क्या होता है? ई इक्वल टू डी फाई बाई डी टी होता है। तो डी फाई बाई डी टी करेंगे हम लोग, एन बी ए तो कांस्टेंट है, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? माइनस ओमेगा, कॉस ओमेगा टी का कर रहा हूं मैं, तो कॉस ओमेगा टी का होगा माइनस साइन ओमेगा टी, सॉरी ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी, यही होता है। ओमेगा एन बी ए साइन ओमेगा टी, एन बी ए साइन ओमेगा टी। ठीक है। अच्छा, एक्चुअल में यहाँ पे माइनस आता है, ई इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी, तो प्लस हो जाएगा ये। ठीक है। हाँ मैक्सिमम ईएमएफ कितना आ सकता है? ई मैक्स कितना हो सकता है बेटा आपका? एन बी ए ओमेगा, क्योंकि साइन की वैल्यू भी मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 1। 1 तो फ्लक्स और ईएमएफ इंड्यूस के बीच में कितना एंगल है? फेज डिफरेंस कितना है? साइन और कॉस यहाँ पे आ 90 रहा है डिग्री। फ्लक्स आ रहा है यहाँ पे कॉस ओमेगा टी, ईएमएफ इंड्यूस आ रहा है साइन ओमेगा टी। एक कॉस का है, दूसरा साइन का है, तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है? पाई बाई 2। फेज डिफरेंस बिटवीन ई इंड्यूस एंड फाई इज पाई बाई 2। इसका मतलब क्या है कि जब फ्लक्स मैक्सिमम होगा तब ईएमएफ आपका मिनिमम होगा, और जब ईएमएफ मिनिमम मैक्सिमम होगा तब फ्लक्स आपका मिनिमम होगा। आई बात समझ में? कॉस, जब कॉस 0 होता है, कॉस की वैल्यू जब 90 पे 0 होती है, साइन की वैल्यू 1 होती है उस समय। ठीक है, इसका मतलब है व्हेन फाई इज मैक्स, फ्लक्स मैक्सिमम, देन ई इज मिनिमम एंड वाइस वर्सा। ठीक है, जब ई मैक्स होगा तो फिर फाई मिनिमम होगा। ग्राफ बनाने के लिए बोले तो ग्राफ बना सकते हैं हम लोग फ्लक्स और ईएमएफ के बीच में, सॉरी फ्लक्स और टाइम के बीच में ग्राफ बना सकते हैं। एक तरफ मैं फ्लक्स का ग्राफ बनाऊं, एक तरफ मैं ईएमएफ इंड्यूस का ग्राफ बनाऊं। फाई टी, इधर ईएमएफ इंड्यूस, इधर टाइम टी। तो इसका कैसा आया था? फ्लक्स का कॉज में आया था ना। यस सर। इसका ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा ऐसे करके, और इसका साइन में आया था तो इसका ग्राफ ऐसे स्टार्ट होगा। यस सर। ये आपका ई मैक्स है। ई मैक्स की वैल्यू कितनी होती है? एन बी ए ओमेगा। और फ्लक्स मैक्स की वैल्यू क्या होती है? NBA कॉस। एन बी ए, नहीं कॉज नहीं आएगा बेटा, मैक्स बोल रहा हूं मैं। अच्छा NBA ठीक है। आई बात समझ में? यस सर।
self induction and self induction and self inductance, दोनों में अंतर है क्या बेटा? सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस, क्या अंतर है? ठीक है, इंडक्शन तो वो उस फिनोमिना को बोल दिया, उस प्रोसेस को बोल दिया हमने, ठीक है ना? द इंडक्शन ऑफ ईएमएफ इन अ कॉइल ड्यू टू चेंज इन इट्स ऑन फ्लक्स इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, इंडक्शन ऑफ ईएमएफ इन अ कॉइल due to change in its own flux, due to change in its own flux, इसको बोलते हैं हम लोग सेल्फ इंडक्शन, इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेल्फ इंडक्शन। यस। ठीक है, अब देखो कैसे, मान लो आपको एक कॉइल दे रखी है, इस कॉइल में करंट फ्लो कर रही है और करंट क्या कर रही है? वेरी कर रही है। करंट क्या हो रही है? वेरी कर रही है। मान लो इसमें टर्न्स कितने हैं? n टर्न्स है। yes. तो फ्लक्स में चेंज होगा क्या? अगर करंट वेरी कर रही है तो, और n टर्न्स है, b डॉट a होता है, फाई इक्वल टू बी ए होता है ना, तो बी आई हाँ, पे तो डिपेंड b करता a है। cos थीटा होता है, तो वही बी जो होता है वो आई पे डिपेंड करता है। नहीं, फ्लक्स बी जो कहाँ होता आई, है हाँ b आई पे डिपेंड करता है, b आई पे म्यू डिपेंड नॉट करता आई है, अपॉन 2 पाई 2r सर, कॉइल है ना। म्यू नॉट, हाँ म्यू नॉट आई अपॉन 2r होता है। हाँ, ठीक है, तो टोटल फ्लक्स है थ्रू द कॉइल, टोटल फ्लक्स कितना होगा कॉइल से? एक टर्न से फ्लक्स होता है फाई, एन टर्न से हो जाएगा एन इंटू फाई। मान लेते हैं हम लोग टोटल फ्लक्स जो हो गया वो कितना हो गया? एन फाई हो गया। तो ये जो एन फाई होता है टोटल फ्लक्स, क्या ये करंट पे डिपेंड करता है? फाई करता है। तो जब प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा एल आई, एल इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? एन फाई टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट। इस एल को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस। एल को क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस। इसकी यूनिट क्या होगी? फाई की यूनिट क्या होती है फ्लक्स की? वेबर अपॉन एम्पियर। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? वेबर अपॉन एम्पियर। और इसको एक दूसरा नाम दिया गया हमने, क्या? हेनरी। सुना आपने? हेनरी। सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है? हेनरी। वेबर अपॉन एम्पियर। और ये एल किस पे डिपेंड करता है? फाई पे, नंबर ऑफ टर्न्स पे, आई पर नहीं, फाई डिपेंड करता है ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स लाइक शेप, साइज। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न पे तो करता है लेकिन आई पे नहीं करता। एल बोला था सर, एल किस पे डिपेंड करता है?
मैंने, हाँ वो एल ही तो बोल रहा हूँ मैं, एल की ही पूछ अच्छा रहा हूँ मैं, एल की ही पूछ रहा हूँ डिपेंड्स। मैं। एल हाँ जो है वो किस पे डिपेंड करता है? एल डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स, जियोमेट्रिकल फैक्टर्स लाइक शेप, शेप कैसी है उसकी, साइज क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, एटसेट्रा। ठीक है, एल जो है वो ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ना कि आई पे डिपेंड करता है, एंड मीडियम पे डिपेंड करता है। तो फिर सर जो L इज एंड इक्वल टू n5/i है, तो सर ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया? अगर अगर L 5 पे नहीं डिपेंड करता, बता रहा n हूँ, पे नहीं डिपेंड करता, जब i हम पे नहीं फाइव की डिपेंड वैल्यू करता। लेते हैं, फाइव की वैल्यू डालते हैं हम लोग, तो आई से आई क्या होता है, कट जाता है, क्योंकि फाइव इक्वल टू क्या होता है, बी ए। अच्छा बी हाँ की वैल्यू डालते हैं हम लोग, तो आई से आई क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाता है। ओके। ठीक है, हम्म एंड मीडियम, एंड मीडियम इन विच इट इज कैप्ट, इन विच इट इज, मीडियम पे भी डिपेंड करता है इंडक्टेंस, किस मीडियम पे रखा हुआ है। यस सर। एल जो है वो आई पे डिपेंड नहीं करता, अभी बताऊंगा, मैं प्रूव भी करूंगा। एल डज नॉट हम्म डिपेंड ऑन आई, आई पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, यस यस सर। चलो आगे देखो अब, सेकंड पॉइंट इसी में ही। तो ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, अब कितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो कैसे निकालेंगे हम लोग? तो ईएमएफ इंड्यूस निकालने के लिए आपको फ्लक्स में चेंज निकालना पड़ेगा। देखो टोटल फ्लक्स क्या होता है, फाई टोटल, एल बराबर होता है टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाय आई। तो फाई टोटल जो होगा वो क्या एल आई हो जाएगा बेटा, हाँ और ई ईएमएफ इंड्यूस कितना होता है, ई इंड्यूस क्या डी फाई बाई डी टी होता है, हाँ ईएमएफ इंड्यूस क्या होगा, डी फाई बाय हम्म डी टी। फाई की वैल्यू रखेंगे हम लोग एल आई, एल तो कांस्टेंट है, एल डी आई बाई डी टी हो जाएगा। हाँ आई बात समझ में? फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल डी आई बाई, dt। यहाँ पे माइनस साइन लगा देना, ठीक है। ईएमएफ इंड्यूस जो होता है माइनस डी फाई बाई डी, अपोज करता है चेंज का, तो माइनस डी, ई इंड्यूस हो जाएगा आपका माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो यहां से भी आपका एल निकाल सकते हो, एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंड्यूस बाय डी आई बाई डी टी, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो एल इंड्यूस, सॉरी ई इंड्यूस डी आई बाई डी टी। तो इसकी एक और यूनिट हो जाएगी आपकी, देखो ई इंड्यूस वोल्ट, और नीचे आ जाएगा एम्पियर अपॉन सेकेंड। इसकी एक और यूनिट होती है वोल्ट सेकेंड बाय एम्पियर, वोल्ट सेकेंड बाय एम्पियर, और इसी को बोलते हैं हम लोग हेनरी। एच से डिनोट कर दो, ठीक है, हेनरी हो जाएगा ये। आई बात समझ में? यस सर।